दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं हमने पिछले वीडियो में बात किया था दोस्तों अम्ल सार की आर्यनीय संकल्पना। किसकी बात किया था? अम्ल सार की आर्यनीय संकल्पना। अम्ल सार की आर्यनीय संकल्पना में हमने क्या देखा था? अम्ल और सार के बारे में जाना था ना। तो वहाँ पर आर्यनीय जो साइंटिस्ट था उन्होंने अम्ल के बारे में ये बताया था कि अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो अम्ल होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने सार के बारे में बताया था दोस्तों कि ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर के हाइड्रोक्सिल आयन इट मीन्स OH- आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार कहलाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हमने अम्ल और सार के बारे में देखा था। तो मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया भी था कि आप कि आर्यनीय जो है, आर्यनीय संकल्पना के मतलब दूसरी जो संकल्पना यानी जो ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, जब आर्यनीय ने अम्ल और सार के बारे में बता दिया था तो फिर ब्रोंस्टेड-लोरी की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी थी क्योंकि आर्यनीय से केवल उन अम्लों और सारों के बारे में बता पाया था जिनमें H+ और OH- आयन होते हैं। यह उन अम्लों और सारों के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका था जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, आज हम बात करते हैं दोस्तों अम्ल सार की ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। ध्यान देना, अम्ल सार की ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अम्ल सार की आज हम पढ़ रहे हैं ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना। देखो, जिस प्रकार से आर्यनीय ने अपने अम्ल सार के बारे में बताया, इसी प्रकार से ब्रोंस्टेड और लोरी ये दो अलग अलग वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो एक तो थे इनमें डेनिस रसायनज्ञ जोहान्स ब्रोंस्टेड, डेनिस रसायनज्ञ जोहान्स ब्रोंस्टेड, है ना, जोहान्स ब्रोंस्टेड है ना। और एक थे अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी। ठीक है, थॉमस एम लोरी, इन दोनों ने मिलकर के अम्ल और सार को परिभाषित किया था। किन ने? एक तो डेनिस रसायनज्ञ थे जोहान्स ब्रोंस्टेड और एक थे अंग्रेज रसायनज्ञ थॉमस एम लोरी। इन दोनों ने मिलकर के अम्ल और सार को परिभाषित किया दोस्तों। तो इन्होंने अम्ल और सार को परिभाषित कैसे किया, किस प्रकार से इन्होंने परिभाषा दी? तो इन्होंने अम्ल और सार के बारे में बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं। ध्यान देना, अम्ल के बारे में इन्होंने क्या बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं। ध्यान देना, प्रोटॉन दाता, समझना दोस्तों, प्रोटॉन दाता। और प्रोटॉन का मतलब यहाँ पर है H+ आयन से। कौन से आयन से? H+ आयन से, है ना, हाइड्रोजन आयन। यानी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। और सार किसे कहेंगे? ध्यान से देना, सार किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, यानी ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ। ध्यान सुनना, साथ के साथ नोट्स में तैयार भी कर लेना कि अम्ल किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, यानी प्रोटॉन दाता होते हैं, वे अम्ल होंगे। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वे सार होंगे दोस्तों। किसके अनुसार? ध्यान देना, ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाती है ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार या ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार अम्ल को परिभाषित कीजिए। तो अम्ल क्या होगा? वे पदार्थ, यानी ब्रोंस्टेड-लोरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का क्या करते हैं? त्याग करते हैं, वे अम्ल होंगे। और जो प्रोटॉन ग्रहण करेंगे वो सार होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब कैसे इसको हम कैसे समझें कि कौन प्रोटॉन ग्रहण करता है? और अब यहाँ पर चलो मैं एक और बात बता देता हूँ, ध्यान देना दोस्तों। जैसे हमने देखा कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे सार कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, क्योंकि ये इसमें एक अभिक्रिया के अकॉर्डिंग इसको समझा जाता है। तो यहाँ पर अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या करता है? जो अम्ल पदार्थ होते हैं ये क्या करेंगे? प्रोटॉन त्यागने के पश्चात, अम्ल प्रोटॉन त्यागने के पश्चात, ध्यान देना, त्यागने के पश्चात, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अम्ल जो होता है ये प्रोटॉन त्यागने के पश्चात ये बनाता है संयुग्मी अम्ल। क्या बनाएगा? संयुग्मी सार बनाता है। क्या बनाएगा?
संयुग्मी सार। ध्यान देना, अम्ल जो होता है ये प्रोटॉन त्यागने के पश्चात दोस्तों क्या बनाएगा, संयुग्मी सार बनाता है। ये अभी समझेंगे अपन, है ना। तो अम्ल जो होता है प्रोटॉन त्यागने के पश्चात क्या बनाएगा, संयुग्मी सार बनाता है। जबकि जो सार होता है दोस्तों, सार जो होता है, सार जो होगा ये प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद, क्या ग्रहण करने के बाद, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद, ग्रहण करने के पश्चात मैं आपको बता दूं ये बनाता है संयुग्मी अम्ल। क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाता है। ध्यान देना, अम्ल जो होता है, अम्ल प्रोटॉन का त्याग करता है और प्रोटॉन का त्याग करने के पश्चात वो किसका निर्माण करेगा, संयुग्मी सार का निर्माण करेगा। जबकि सार जो होता है ये प्रोटॉन ग्रहण करता है दोस्तों, और प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात ये क्या बनाएगा, संयुग्मी अम्ल बनाएगा। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सिंपल सा है। ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या बताया कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करेंगे वे अम्ल होंगे, और वे पदार्थ जो प्रोटॉन क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, वे क्या कहलाएंगे, वे सार कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक और परिभाषित, एक और मतलब संयुग्मी सार और संयुग्मी अम्ल को भी परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि जो अम्ल होते हैं वो प्रोटॉन त्यागने के बाद क्या बनाएंगे, संयुग्मी सार बनाएंगे, और सार जो होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद क्या बनाएंगे, संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना। तो दोस्तों अभी तक अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके जल्दी से वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक वाइक जो भी है करना है वो कर देना अगर अच्छा लगता है तो। और इसके अलावा जो आगे अपन समझते हैं वीडियो, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों ना। तो देख अपन समझते हैं कि किस प्रकार से अम्ल प्रोटॉन का त्याग करता है, सार प्रोटॉन ग्रहण करता है, और किस प्रकार से संयुग्मी अम्ल बनता है, संयुग्मी सार बनता है। ध्यान देना, जैसे हमारे पास एक अभिक्रिया है दोस्तों, और हम लेते हैं यहाँ पर H2O प्लस NH3। ध्यान देना, H2O प्लस NH3 में एक अभिक्रिया लिख रहा हूँ। अब क्या होगा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच रिएक्शन होगी। ठीक है, तो अब NH3 जो है ये H2O से एक प्रोटॉन लेगा। प्रोटॉन लेने का मतलब क्या है कि H प्लस आयन ले रहा है ना, H प्लस ले रहा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन ले रहा है। तो यानी कि NH3 जो है H2O से एक क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा। तो ये बनेगा यहाँ पर NH4 प्लस। क्या बनेगा, NH4 प्लस। और साथ में देखो अब यहाँ पर इसने अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, हाइड्रोजन आयन दे दिया, तो यहाँ पर हो जाएगा OH माइनस। ठीक है, तो अब ध्यान देना, H2O जो है NH3 को क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए ये क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा। ये क्या होगा, अम्ल होगा। और NH3 इसे एक प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए क्या होगा, सार होगा। समझ में आ रहा है बात है। लेकिन बात ये समझने वाली है कि अम्ल जो है ये प्रोटॉन का त्याग करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, OH माइनस में। इसलिए ये क्या होगा, मैंने बताया था आपको कि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन त्यागने के पश्चात संयुग्मी सार बनाता है। तो ये बनेगा दोस्तों यहाँ पर संयुग्मी सार। क्या बन गया, संयुग्मी सार बन गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोटॉन का त्याग हो रहा है। जबकि NH3 जो है ये एक प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो सार होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो ये क्या हो गया, हमारे संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटॉन ग्रहण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, प्रोटॉन ग्रहण किया जा रहा है। प्रोटॉन क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रहण हो रहा है, यानी प्रोटॉन को यहाँ पर NH3 जो है ये एक प्रोटॉन ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो गया, NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यानी कि अपन ने समझ लिया। यहाँ पर ध्यान देना, H2O जो है NH3 को एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए ये H2 अम्ल होगा और NH3 सार होगा। H2O जो है यहाँ पर प्रोटॉन का त्याग करने के पश्चात OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए ये संयुग्मी सार बनेगा दोस्तों। क्योंकि हमने देखा था कि अम्ल जो होता है प्रोटॉन का त्याग करने के बाद संयुग्मी सार बनाएगा। इसी प्रकार NH3 जो है ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, तो हमने देखा था कि जो सार होगा वो प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात संयुग्मी अम्ल बनाएगा। तो मुझे विश्वास है आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। एक और एग्जांपल की सहायता से दोस्तों अब हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो हमारे पास है HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। अब इन दोनों के मध्य रिएक्शन होगी, तो दोस्तों जो HCl है ये H2O को अपना एक प्रोटॉन देगा, तो यहाँ पर बनेगा H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया, हमारे पास Cl माइनस बच गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो HCl है वो H2O को अपना क्या दे रहा है, एक प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए क्या होगा दोस्तों,
अम्ल होगा, और यहाँ पर H2O HCl से एक प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए क्या होगा, सार होगा। क्या होगा, सार होगा। अब भी ध्यान देना, अम्ल जो है यानी HCl जो है अम्ल है, और ये प्रोटॉन का त्याग करने के पश्चात किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Cl- में। तो इसलिए बताओ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा संयुग्मी सार, संयुग्मी सार होगा। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से H2O जो है, H2O जो है दोस्तों, ये प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर प्रोटॉन का क्या हो रहा है, प्रोटॉन ग्रहण किया जा रहा है, प्रोटॉन ग्रहण किया जा रहा है। इसलिए जो सार, जैसे मान लो जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो सार होता है। अब ये H2O जो है प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात H3O+ यानी में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर संयुग्मी अम्ल बन जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमने देखा था कि जो सार होगा वो प्रोटॉन ग्रहण, संयुग्मी अम्ल, सार जो होता है वो प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात संयुग्मी अम्ल बनाता है। तो मुझे विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, ब्रोंस्टेड लोरी ने जो संकल्पना प्रस्तुत की थी उसमें अम्ल क्या होगा, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, वो अम्ल होते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो सार होते हैं दोस्तों। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी सार के बारे में भी बताया था। तो संयुग्मी अम्ल क्या होता है, संयुग्मी अम्ल होता है क्योंकि जो सार होता है, सार प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात संयुग्मी अम्ल बनाता है, जबकि अम्ल जो होता है वो प्रोटॉन का त्याग करने के पश्चात संयुग्मी सार बनाता है दोस्तों। तो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल हैं, इनको आप जल्दी से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे हमने समझने की कोशिश की ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के बारे में। किसके बारे में, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना के बारे में, उसके एग्जाम्पल हमने समझे। अब यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना की देखो अपन यहाँ पर समझेंगे ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना की कमी, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना की कमी। देखो ध्यान समझना, जैसे हमने आरएनए संकल्पना की कमी पढ़ी थी, क्योंकि आरएनए से उन अम्लों और सारों के बारे में नहीं बता पाया था जिनमें H+ और OH- आयन नहीं होता है। अब यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना देखो, इसकी भी कमी होगी, क्योंकि ये भी अम्ल और सार के बारे में थोड़ा सा देखो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो उसके बारे में इससे जब पूछा गया कि भाई देखो, ब्रोंस्टेड लोरी बता रहे थे कि ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन होते हैं, यानी ये प्रोटॉन के अकॉर्डिंग अपनी अवधारणा को समझा रहा था, बात समझने की कोशिश करना। ब्रोंस्टेड लोरी जो थे ये प्रोटॉन के अकॉर्डिंग अपनी अम्ल और सार की परिभाषा को समझा रहे थे, लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई अगर ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन ही नहीं हो, ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटॉन ही नहीं हो, फिर उनका क्या होगा, तो ये उनके बारे में स्पष्ट नहीं कर सके थे दोस्तों। तो अपन कह सकते हैं इनकी कमी हो गई कि ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अप्रोटिक अम्लों, अप्रोटिक का मतलब क्या हो गया कि जिनमें प्रोटॉन नहीं होता है ना, ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार अप्रोटिक अम्ल व सार, जैसे अपन बात करें BF3, SO2 आदि के बारे में स्पष्ट नहीं किया जा सका, यानी कि ब्रोंस्टेड लोरी उन अम्ल और सारों के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका जिनमें प्रोटॉन ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, यह उन्हीं अम्ल और सारों के बारे में स्पष्ट कर सका था दोस्तों जिनमें प्रोटॉन होते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब हम दोस्तों चलते हैं थोड़ा आगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे लुईस संकल्पना। तीसरा साइंटिस्ट आते हैं यहाँ पर, लुईस। ठीक है, देखो दोस्तों लुईस संकल्पना है ना, अपन लिख देते यहाँ पर अम्ल सार की, तीसरे नंबर की है कौन सी, लुईस, है ना। तो अम्ल सार की लुईस संकल्पना, अम्ल सार की लुईस संकल्पना। देखो तो दोस्तों अम्ल सार की लुईस संकल्पना के बारे में हम समझ रहे हैं। तो सन 1923 में लुईस ने अम्ल और सार की यह परिभाषा प्रस्तुत की थी। ठीक है, कब, सन 1923 में, सन 1923 में लुईस ने अम्ल और सार की यह संकल्पना प्रस्तुत की, यह परिभाषा दी। अब इनके अनुसार ध्यान देना,
लुईस ने अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए किसका सहारा लिया? इलेक्ट्रॉन का। ध्यान देना, किसका सहारा लिया दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का सहारा लिया। और इन्होंने किस प्रकार से परिभाषित किया? इन्होंने अम्ल के बारे में बताया कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। ध्यान समझना, लुईस संकल्पना ने कहा, यानी लुईस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं दोस्तों? त्याग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो लुईस संकल्पना के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि अम्ल तो वे पदार्थ होंगे जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होंगे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ये इन्होंने बताया, फंडा क्लियर किया। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लुईस अम्ल और लुईस क्षार को भी परिभाषित किया। किसको परिभाषित किया? लुईस अम्ल। ध्यान समझना, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। अब क्वेश्चन आ जाए परीक्षा में, लुईस अम्ल और लुईस क्षार किसे कहते हैं? तो ध्यान समझना क्या होता है दोस्तों। ये तो मैं मिटा देता हूँ, इसको लिख लेना, सिंपल सी परिभाषा इनकी। अब देखो दोस्तों, लुईस अम्ल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। लुईस अम्ल, लुईस अम्ल क्या होता है? देखो, वे यौगिक जिनका, ध्यान समझना, वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है। ध्यान समझना, वे यौगिक, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वे यौगिक जिनका अष्टक, जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता है ना, वे जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस अम्ल कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है दोस्तों? अपूर्ण होता है, क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल। अब माइंड मारा हो कि ये क्या मतलब है इसका, देखो समझो। जिससे हम एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हम ये एग्जांपल लेते हैं BF3। इसका BF3। अब देखो, जो बोरोन, बी का मतलब बोरोन है यहाँ पर। अब बोरोन जो होता है दोस्तों, इसके बाह्यतम कक्ष में, बोरोन जो होता है, बोरोन जो है, इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सभी को पता है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, यानी 5 नंबर पे आता है ना। परमाणु क्रमांक कितना है? 5। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। लेकिन यहाँ पर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों? 7। तो 1 2 3 4 5 6, और सॉरी यहाँ पर 1 रख देते ताकि कंप्लीट हो जाए ना, 2 4 6 और 7। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार इसके बाह्यतम, यानी 3 फ्लोरीन है यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी प्रकार एक इधर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, ये फ्लोरीन जो है, एक इलेक्ट्रॉन इससे, इसके साथ सहसंयोजक बंध से बंधित हो जाएगा, आबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी यहाँ पर आबंधित हो गया, इसी प्रकार ये भी यहाँ पर आबंधित हो गया। लेकिन अब ध्यान देना, बोरोन जो है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाए तो ये एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, एक इससे लेगा, तब भी इसका देखो 1 2 3 4 5 6, इसका अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है, वे क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं तो किसका? BF3 का। एक दे सकते हैं AlCl3, इसके अलावा Na प्लस वाले जो भी है ना, Mg+2। तो ये सब दोस्तों और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन, एक्सेट्रा। तो ऐसे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है दोस्तों? अपूर्ण होता है, वो लुईस अम्ल कहलाएंगे। क्लियर हो गया बात? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं लुईस क्षार की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लुईस क्षार, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। लुईस क्षार, लुईस क्षार समझने की कोशिश करना, परिभाषा चेंज ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम टू सेम वैसी है। तो अपन लिख सकते हैं वे यौगिक जिनका अष्टक क्या होता है दोस्तों? अच्छा, उसमें लुईस अम्ल में क्या था? अपूर्ण। इसमें क्या हो जाएगा? पूर्ण। वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है ना, पूर्ण होता है, क्या कहलाते हैं दोस्तों? लुईस क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लुईस क्षार कहलाते हैं। वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है लुईस क्षार कहलाते हैं। जैसे ध्यान देना, जैसे
H2O, H2O, ठीक है, H2O। वे जिनका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, लुईस सार कहलाते हैं। देखो ध्यान देना, जैसे अब यहाँ पर ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर एक इसका, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो देखो हाइड्रोजन एक इससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा। अब 2 4 6 और 8 इसके भी कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए अपन कह सकते हैं कि वे युग जिनका अष्टक पूर्ण होता है वे क्या कहलाएंगे, लुईस सार कहलाते हैं। तो अपन एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, H2O दे सकते हैं, इसके अलावा NH3 दे सकते हैं, NH3, इसके अलावा Cl- दे सकते हैं, और बहुत सारे और भी जो माइनस वाले हैं उसको अपन दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनका अष्टक पूर्ण होता है दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, लुईस सार कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा अम्ल सार की लुईस संकल्पना के बारे में। तो लुईस ने अम्ल को किस प्रकार से परिभाषित किया, अम्ल और सार को परिभाषित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का सहारा लिया था दोस्तों, और उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, ध्यान देना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, और सार वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने लुईस अम्ल और लुईस सार को भी परिभाषित किया। तो लुईस अम्ल क्या होते हैं दोस्तों, लुईस अम्ल वे होते हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है, इसी प्रकार लुईस सार वे होते हैं जिनका अष्टक पूर्ण होता है। तो और एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवा दिया। तो दोस्तों मुझे पूरी आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो भूलेगा नहीं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो थैंक यू दोस्तों।